हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। यूकेपीएससी के द्वारा जितनी भी परीक्षाओं का आयोजन निकट भविष्य में किया जाएगा, इसके अतिरिक्त स्कूल एजुकेशन वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो लोग टीईटी और सीटीटी इन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये प्रश्न उनके बहुत सारे उपयोगी साबित होने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, HDI का पूरा नाम क्या है। देखो, HDI का पूरा नाम, H फॉर ह्यूमन, D फॉर डेवलपमेंट, I फॉर इंडेक्स। यानी हिंदी में क्या कहेंगे इसको, ह्यूमन मीन्स मानव, डेवलपमेंट मीन्स विकास, इंडेक्स मीन्स है सूचकांक। मानव विकास सूचकांक इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो HDI का पूरा नाम क्या है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, मानव विकास सूचकांक। अब देखिए UNDP का पूरा नाम क्या है। देखो, पहले हम इन दो प्रश्नों को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर मैं इसका पूरा इतिहास आप लोगों को बताऊंगा। UNDP का पूरा नाम क्या है, तो देखो, U फॉर क्या है, यूनाइटेड, N फॉर क्या है, नेशन, D फॉर क्या है, डेवलपमेंट, P फॉर क्या है, प्रोग्राम। जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, यूनाइटेड संयुक्त, नेशन राष्ट्र, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, विकास, और P फॉर क्या होता है, प्रोग्राम, विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है। क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब देखिए, हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये मानव विकास सूचकांक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। देखो, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, यह जो है संयुक्त, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, USA का एक महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का क्या है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। कौन, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में इसका कार्यालय है। इस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। सबसे पहले इस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 1990 में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1990 में। 1990 में जो है सबसे पहले मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो सबसे पहले जो है 1990 में प्रकाशित हुई। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, UNDP के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। UNDP का पूरा नाम क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब याद रखना, जो ये मानव विकास सूचकांक, इसके जो जनक है, बात समझ रहे हैं, दो अर्थशास्त्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। एक अर्थशास्त्री हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के हैं, और दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं वो हमारे भारत के ही हैं। बात समझ रहे हैं। पहले जो अर्थशास्त्री हैं, पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम क्या है, महबूब उल हक। और जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, अमर्त्य सेन। ये दो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल क्या दोस्तों, इन्हीं की बदौलत ये जो है मानव विकास
सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक है ये 3 मुख्य कारकों पर निर्भर करता है, 3 मुख्य घटकों पर निर्भर करता है। देखो बहुत ही, मैंने आप लोगों को बहुत ही डीपली इतिहास बता दिया। 3 घटक कौन कौन से हैं? शिक्षा है, एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ है, और संसाधन है। बात समझ रहे, संसाधनों की प्राप्ति है। इन 3 घटकों के द्वारा, इन 3 घटकों, प्रत्येक घटक का जो है 1/3 भाग, मैं आपको कभी जब मानव विकास वाला पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों से पहुंच, इन 3 घटकों का महत्वपूर्ण रोल है। इन 3 घटकों के आधार पर ही यह मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट होती है वह बनती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3, वर्ष 2021 में मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट थी 1990 में प्रकाशित हुई। अब देखो वर्ष 2021 का पूछ रहा है। वर्ष 2020 में जो है भारत का जो स्थान था दोस्तों वह 131वां था। कितना था? 131वां था। अब मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2022 के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 2021 की दोस्तों, उसके अनुसार भारत जो है विश्व में 132वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 132वें नंबर पे है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर वर्ष 2020 कहेगा तब भारत का जो स्थान है वह 131 होता है, और जब वर्ष 2021 की बात करते हैं दोस्तों तो 132वें नंबर पे है। भारत की स्थिति बड़ी गंभीर है। बात समझ रहे हैं? बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि देखो 2020 में एक पायदान ऊपर था, अब 2021 में एक पायदान नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये मानव विकास सूचकांक में भारत का वर्ष 2021 के अनुसार 132वां स्थान है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा प्रश्न है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। आप लोगों को जबरदस्त प्रश्नों की यहाँ तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। देखो मैं बड़ी तत्परता के साथ वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को अपना समझ के। ठीक है, तो आप लोगों का भी दायित्व है भी बागनाथ क्लासेस को जितना भी आप लोगों के कहने से सार्थक प्रयास हो सकता है आप लोग करिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? देखो इससे पहले की वीडियो जो मैंने वीडियो आपको क्या कहते हैं कल दी थी दोस्तों, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, क्या कहते हैं हरित क्रांति के बारे में बताया था। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न से था। आज देखो आपका एक प्रश्न है अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखना, जो अमृत क्रांति का संबंध है वह नदी जोड़ो परियोजना से है। किससे है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध है। किसका? अमृत क्रांति का। देखो बहुत सारी क्रांति हैं, अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की बात करते हैं उसका संबंध खाद्यान्न से है। अगर हम बात करते हैं श्वेत क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, बात समझ रहे हैं, तो वह किसके लिए है? दुग्ध उत्पादन से है। अगर हम रजत क्रांति की बात करते हैं तो अंडा उत्पादन से है। बात समझ रहे हैं। अगर हम क्या कहते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रांति हैं दोस्तों। अगर हम कह दें पीली क्रांति कह दें तो तिलहन से। और अगर हम बात करते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो दोस्तों हम आराम से बता सकते हैं मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से। तो इतनी जो जितनी भी सारी क्रांतियां हैं दोस्तों, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, गुलाबी क्रांति है, झींगा मछली से संबंधित है। ठीक है, आप लोगों ने जो है ये समस्त क्रांतियों को लर्न करना है। ठीक है, आपको जितनी सारी भी हो सकता है मैंने आपको बता दिया। बायोडीजल क्रांति है जिसको हम काली क्रांति भी कहते हैं, वह जो है बायोडीजल उत्पादन से है। ठीक है, काली क्रांति। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है।
और दोस्तों अगर हम लाल क्रांति की बात करते हैं तो वह टमाटर अथवा मांस उत्पादन से है। तो इतनी सारी क्रांतियां हैं यार, आपने सभी क्रांतियों को याद करना है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जबरदस्त प्रश्न है, बात समझ रहे हैं। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो खेतरी है वह तांबा उत्पादन से संबंधित है। किससे है, तांबा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, जो तांबा उत्पादन है दोस्तों याद रखना, तांबा उत्पादन से संबंधित है। ये क्या कहते हैं और कहाँ है ये खेतरी, राजस्थान में। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो भारत में तांबा उत्पादक जो राज्य हैं, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में एक तो है खेतरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तब मैंने यहां पर यह प्रश्न दिया। दूसरा जो है अलवर, अलवर में भी तांबा उत्पादन किया जाता है, राजस्थान में ही है। भीलवांडा राजस्थान में ही है, और उदयपुर राजस्थान में ही है। राजस्थान में ये चार जो हैं बहुत ही फेमस है तांबा उत्पादन के लिए। कौन कौन से, खेतरी बताया मैंने एक, दूसरा मैंने आपसे क्या कहा, देखो तांबा उत्पादन में राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, एक तो है आपका अलवर, अलवरो, अलवर, दूसरा क्या है खेतरी है, और तीसरा क्या बताया भीलवांडा, भीलवांडा, और चौथा क्या बताया उदयपुर। ये जो है राजस्थान के हैं, कहाँ के हैं दोस्तों, राजस्थान के हैं। ठीक है, राजस्थान के जो हैं ये मुख्य तांबा उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा जो तांबा है दोस्तों, ये जो है झारखंड में भी है। झारखंड में कहाँ कहाँ है, सिंहभूमि और हजारीबाग। झारखंड में कहाँ कहाँ है, सिंहभूमि और हजारीबाग में। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बालाघाट है, कहाँ है, बालाघाट में। तो दोस्तों ये जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन, खेतरी। खेतरी जो है मुख्य रूप से क्या, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बात समझ रहे हैं। आप लोगों को ये पूरे, जैसे थोरियम उत्पादन में कौन सा है, केरल है। केरल और तमिलनाडु जो है थोरियम उत्पादन के लिए, बात समझ रहे हैं। तो आप लोगों को ये जो है जितने भी जो ये उत्पादन है, हर वीडियो में आपको जो है एक एक दो प्रश्न अवश्य बताए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। देखो कितना जबरदस्त प्रश्न है, बात समझ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो दोस्तों अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। NCERT की जो बुक है उसमें लिखा है पार साइबेरियन रेल मार्ग। तो आप लोग डाउट ना करें, क्योंकि ट्रांस को ही हिंदी में क्या कहते हैं, पार कहते हैं। तो कौन सा है, पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये जो है विश्व की सबसे लंबी रेल मार्ग है, बात समझिए, सबसे लंबी रेल मार्ग है। दोस्तों कहाँ की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिया की है, रूस की है। ठीक है, अब याद रखना, क्योंकि रूस के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, रूस का कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में आता है और कुछ हिस्सा आपका एशिया महाद्वीप में आता है। तो ये जो रेल मार्ग है दोस्तों, ये पूरा जो है यूरोपीय रूस से लेके एशियाई रूस तक फैला है। यूरोपीय रूस की अगर हम बात करते हैं पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से, कहां से कहा मैंने, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके, बात समझ रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके, देखो जो सेंट पीटर्सबर्ग है ये यूरोपीय रूस में है, बात समझ रहे हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु इसका क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है, से लेके व्लादिवोस्टोक तक है, बात समझ रहे हैं। जो व्लादिवोस्टोक की मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत महासागर के तट पर है, वो कहाँ है, एशियाई रूस के जो प्रशांत महासागर का तट है वहां पर स्थित है, कौन, व्लादिवोस्टोक। यानी सीधे सीधे आप क्या समझे दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस में है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक यह रेल मार्ग जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं पूरा, अगर हम हिस्ट्री जानते हैं इसकी, तो जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है दोस्तों, वो टोटल जो है 9322 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है, लगा लो, एनसीईआरटी बुक के अनुसार 9322 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है।
इस रेल मार्ग में बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, चीता है, इरकुटस्क है, नेब्रोस्क है, खैबरोस्क है, बात समझ रहे हैं, बहुत सारे जो है स्टेशन बीच में पड़ते हैं। इसके अलावा इस रेल मार्ग से बहुत से योजक मार्ग भी बनाए गए। योजक का मतलब है अन्य देशों को भी रेल मार्ग जोड़े गए हैं, ठीक है। जैसे मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, वहां भी एक योजक मार्ग बना है, बात समझ रहे हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस अथवा पार साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, 9,322 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? देखो, अगर मैं चाहता तो मैं ऐसा भी कह सकता था भारत में सबसे पहले रेल कब चली, तो आप लोग आराम से बता सकते थे। कितने लोगों को पता भी होगा कि 1800 कब चली थी रेल? 1853 में, ठीक है। 1853 में जो है मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से लेके ठाणे में चली थी 1853 में। कहां? भारत में, ठीक है। अब दोस्तों याद रखना, भारत में रेल व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1853 में। 1853 में भी अगर हम डेट पता करें तो 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चली थी दोस्तों, मुंबई से लेके ठाणे के बीच में। अब देखो यहां पर आपको एक प्लस पॉइंट क्या बताया जा रहा है। जब भारत में रेल चली सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को, तो उस समय जो भारत का, बात समझ रहे हैं, भारत का क्या था, किसके समय में चली थी ये रेल? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चली। किसके समय में चली दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसीलिए लॉर्ड डलहौजी को, ये वही डलहौजी है दोस्तों जिसने डॉक्ट्रिन लेफ्स की नीति अपनाई थी, जिसको हम क्या कहते हैं? हड़प की नीति कहते हैं ना। जो इसने राज्य हड़पने की जो नीति थी, उसका जनक भी इसी को कहा जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को। तो याद रखना दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। बात समझ रहे हैं? माना क्या जाता है वही, बात समझ रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है भारतीय रेलवे का जनक है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले रेल कहां चली थी दोस्तों, तो सबसे पहले जो रेल थी 1825 में, 1825 में जो है लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में चली थी। बात समझ रहे हैं? मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में चली थी सबसे पहले जो रेल थी। कब? 1825 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को पता है सूर्य कहां से उगता है? तो आप आराम से बताएंगे सूर्य जो है पूरब से उगता है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने क्या हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। बात समझ रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने आप लोगों को, देखो दोस्तों, आप मेरी पहले की वीडियो को अवश्य देखें जिसमें मैंने पूरे भारत का निचोड़ बता रखा है। बात समझ रहे हैं? तो वहां पर मैंने बता रखा है अरुणाचल प्रदेश में जो बिंदु है वह भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। बात समझ रहे हैं? तो याद रखना दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। नाम से ही पता चल जा रहा है, अरुण सूर्य का पर्यायवाची। बात समझ रहे हैं? अब देखो दोस्तों, सिरोको हवा कहाँ चलती है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सिरोको हवा कहाँ चलती है? देखो दोस्तों, कुछ स्थानीय पवनें होती है। बात समझ रहे हैं? जैसे सिमूम है, हरमट्टन है, बात समझ रहे हैं? बहुत सारी पवनें हैं दोस्तों। तो ब्लिजार्ड है। अरे बात सुन, मैंने आज यहाँ पर क्या ले रखा है? सिरोको हवा कहाँ चलती है। तो याद रखना दोस्तों, जो ये सिरोको हवा है इटली में चलती है। बात समझ रहे हैं? भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वहां ये चलती है ये हवा। और इस हवा का जब रुख जो है भूमध्य सागर के ऊपर होता है दोस्तों, तो ये नमी धारण करती है। नमी धारण करने के साथ इस हवा के साथ जो है लाल रेत, ठीक है, लाल रेत की मात्रा पाई जाती है। जब ये नमी धारण करती है भूमध्य सागर से, तो दोस्तों ये दक्षिण इटली में जो है
लाल रंग की जो है वर्षा हो जाती है। इस वर्षा को जो है ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो भी मैंने यही ले रखी है, बात समझ रहे हो। ब्लड रेन के नाम से जानी जाती है। दक्षिण इटली में जो है यह हवा चलती है, बात समझ रहे। और रक्त वर्षा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है लाल रेत जो है इस पवन के साथ उड़ती है और जैसे ही वो भूमध्य सागर से नमी धारण करती है तो वर्षा शुरू कर देती है। वर्षा जो है बिल्कुल जहां पर भी वर्षा की बूंद पड़ती है तो लाल कलर हो जाता है दोस्तों। इसी कारण इसको जो है रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ होती है, इटली के दक्षिणी हिस्से में, यानी दक्षिण इटली में रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। किसको, सिरोको को। तो दोस्तों आज के जो प्रश्न थे आप लोगों को कैसा लगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन दोस्तों जितनी मैंने उम्मीद कर रखी है आप लोग मेरी उम्मीद पे खरे जरूर उतरेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखें, अपने जितने भी साथी हैं सबको शेयर करें, ठीक है दोस्तों। इस उम्मीद के साथ आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं, इससे भी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला फिर मैं आप लोगों को आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वागनाथ क्लासेस।